साथियों नमस्कार, मैं सूरज सिंह आपका स्वागत करता हूं सिंह क्लास एंड इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। हम आज शुरू करेंगे भारत के भूगोल की पूरी श्रृंखला शुरू करेंगे और भारत के भूगोल के जितने भी क्षेत्र हैं वहां से शुरू करेंगे और इस श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए चले जाएंगे। तो ठीक है साथियों, हम शुरू करते हैं। भारत के भूगोल को कितने भाग में बांटा गया है? तो भारत के भूगोल को साथियों 4 भाग में बांटा गया है। उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर भारत का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय भारत और समुद्र तटीय मैदान। तो साथियों भारत को 4 भागों में बांटा गया है। प्राकृतिक प्रदेश जो 4 हैं उनमें बांटा गया है, यानी उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत की बात हम करें तो हिमालय पर्वत पूरा आता है और वहाँ से लेके पूर्वांचल के जितने भी प्रदेश हैं वो सारे जो है पर्वतीय क्षेत्र में आते हैं। उसके बाद अगर हम विशाल मैदान की बात करते हैं तो वो विशाल मैदान भारत के बीच का पार्ट होता है, जहाँ हमारी गंगा नदी तंत्र है, उससे लेकर के नर्मदा वर्मदा सब यहीं पे बीच में सेट होती हैं, जहां उत्तर भारत का विशाल मैदान है। उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत की बात करते हैं तो प्रायद्वीपीय भारत में बहुत सी नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती प्रायद्वीपीय भारत में भी आती हैं, लेकिन चंबल नदी जो है वो गंगा तंत्र में जाती है, तो उसको हम लेते हैं विशाल मैदान में। ठीक है, उसके बाद बीच का जो पार्ट है वो प्रायद्वीपीय भारत है और उसके बाद जो समुद्र तटीय भारत है उसे हम समुद्र तटीय भारत के नाम से जानते हैं। 2 और पार्ट हैं इसके, जो है थार का मरुस्थल और भारत के द्वीप, लेकिन आयोग ने थार के मरुस्थल और भारत के द्वीप को अपने आप में नहीं शामिल किया है, अपने आयोग में नहीं शामिल किया, वहाँ से प्रश्न सिर्फ बना लेता है। इसलिए हम सिर्फ 4 भाग जानते हैं, जो कि मैंने बताया आपको। उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार यानी प्रायद्वीपीय भारत और समुद्र तटीय मैदान। अब शुरू करते हैं हम। आज जो हम शुरू करेंगे वो हिमालय पर्वत की बात करेंगे, यानी पर्वतीय क्षेत्र जो उत्तर भारत का है वहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो हिमालय पर्वत की जितनी चीज़ें हैं वो यहाँ पे पूरी नोट की गई हैं, इसके बारे में अच्छे से समझेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे कि इसके क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं है, क्या इसमें चीज़ें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, कहाँ से प्रश्न बनते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन मैं जितना बताऊंगा ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो इसी में से बनते हैं, इसके बाहर से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। जैसे कि हम शुरुआत करते हैं हिमालय की। हिमालय के कई भाग हैं, 4 भाग तो मेन है। एक जो ट्रांस हिमालय है, दूसरा महान हिमालय यानी ग्रेट हिमालय जिसको हम बोलते हैं, फिर है मध्य हिमालय और चौथा है शिवालिक श्रेणी। यानी ये हिमालय पर्वत की श्रेणियां हैं। पहली महान हिमालय वाली है, दूसरी मध्य हिमालय वाली है, तीसरी शिवालिक हिमालय वाली। और ये जो ट्रांस हिमालय है जिसमें काराकोरम, कैलाश, लद्दाख और जास्कर श्रेणियां हैं, ये हिमालय से पहले ही निर्मित थी। ये श्रेणियां जो हैं ये चारों हिमालय की नहीं हैं, हिमालय से पूर्व में ही निर्मित थी। बात करते हैं कि जो हिमालय पर्वत है उससे पहले ये थी, तो हिमालय पर्वत बाद में कहाँ से आ गया? हुआ ये कि जो इंडियन प्लेट थी और जो यूरेशियन प्लेट थी, जब ये आपस में आके लड़ी तो जो टेथिस सागर था, कौन सा सागर था? वो सागर था टेथिस। टेथिस सागर जो था, टेथिस सागर ये एक भूसन्नति थी। टेथिस सागर क्या था? एक भूसन्नति थी। टेथिस सागर एक भूसन्नति थी। तो अब क्या हुआ कि जब भूसन्नति किसे कहते हैं? भूसन्नति वो चीज़ होती है जहाँ पे सागर का छिछला भाग जो होता है, कोई भी सागर उसका जो छिछला भाग होता है उसे भूसन्नति कहा जाता है, वहीं पे उठना प्रारंभ हो जाता है। तो जब इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराई, जो टेथिस सागर की भूसन्नति थी वो ऊपर उठने लगी और धीरे धीरे करके ये ऊपर चली गई। अच्छा, भूसन्नति का नाम किसने दिया? भूसन्नति ये जो शब्द है इसका नाम दिया था डाना ने। किसने नाम दिया था इसका? डाना ने। और भूसन्नति का जो सिद्धांत था, इसका सिद्धांत, भूसन्नति का सिद्धांत जो था वो दिया था कोबर ने। किसने दिया था? कोबर ने। ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि भूसन्नति का नाम किसने दिया? वो डाना ने दिया है, और भूसन्नति का सिद्धांत जो दिया वो कोबर ने दिया है। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो बात हो गई कि हिमालय बना कैसे। यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के आपस में टकराने से जो टेथिस सागर में भूसन्नति में उत्थान हुआ, तो वहीं पे हिमालय का निर्माण हुआ। ठीक है,
तो अब बात करते हैं आगे महान हिमालय की। देखिए महान हिमालय जो है, महान हिमालय यहाँ से शुरू होता है यानी पश्चिम से, पश्चिम में नंगा पर्वत से लेके और ये तलवार की भांति चला आता है चाइना तक, जहाँ पे इसका लास्ट छोर जो है वो है नामचा बरवा। नामचा बरवा पर्वत जो है वो कहाँ पे है? चाइना में है। ठीक है, तो यानी इसका जो पश्चिमी छोर है वो है नंगा पर्वत और जो पूर्वी छोर है वो है नामचा बरवा। ठीक है, तो हमें लगता है यहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही होगी। अच्छा, अब बात करते हैं महान हिमालय की। महान हिमालय की जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है? महान हिमालय की औसत ऊंचाई जो है 6100 मीटर है, 6100 मीटर है। ठीक है, और जो इसकी लंबाई है, महान हिमालय की लंबाई है, हम लोग इसको साफ कर लेते हैं ताकि जो है महान हिमालय की लंबाई हम लोग लिख सकें। ये लिखी हुई है, हिमालय की लंबाई जो है वो 2500 किलोमीटर है और हिमालय की चौड़ाई जो है 160 से 140 किलोमीटर। ये डिफरेंस क्यों है मैं बताता हूँ अभी। फिर हिमालय की ऊंचाई जो है वो 6000 मीटर औसतन है हिमालय की, लेकिन हम बात कर रहे हैं महान हिमालय की जिसकी कि 6100 मीटर है। अब बात करते हैं कि 140 से 400 क्यों है। हिमालय में जो पश्चिमी छोर है वो ज़्यादा चौड़ा है और जो पूर्वी छोर है वो कम चौड़ा है। ठीक है, अच्छा, हिमालय का भारत में उपयोग, मतलब हिमालय पर्वत होने से भारत के फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, इनकी बात करते हैं। तो हिमालय पर्वत के होने से भारत के सिर्फ फ़ायदे हैं। जैसे कि सबसे पहला फ़ायदा एक ये है कि भारत का जो मानसून है, यहाँ पे जैसी बारिश होती है तो जब मानसून जाता है तो हिमालय पर्वत से टकराकर हवाएं रुक जाती हैं, वापस भी आती हैं। तो जाते हुए जब टकराती हैं उससे पहले भी भारत में खूब बारिश होती है, टकरा के जब वापस आती हैं तो लौटते हुए मानसून में भारत में वर्षा कर जाते हैं और ये उत्तरी भारत के मैदान में होती है, जिसकी वजह से फसल बहुत अच्छी पैदा होती है। समझ में आ रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं कि दूसरा फ़ायदा क्या है। दूसरा फ़ायदा हिमालय का बहुत अच्छा जो है वो ये है कि जब भारत यहाँ है, हिमालय यहाँ है, इधर चाइना है, तो उत्तरी ध्रुव जो है, ध्रुव से जो ठंडी हवाएं चलती हैं, ठंडी हवाएं जब चलती हैं तो चाइना जैसे देशों को बहुत ठंडा कर देती हैं और वो हवाएं जब आती हैं तो हिमालय पर्वत इतना ऊंचा है कि हमारी रक्षा कवच की तरीके करता है और वो ध्रुवीय हवाएं आके वहीं पे रुक जाती हैं, जिसकी वजह से भारत में बर्फ़ नहीं पड़ती है, नहीं तो पूरे भारत में बर्फ़ पड़ती है। ठीक है, और भारत का मौसम बड़ा संतुलित हो जाता है। तो उत्तरी ध्रुवीय जो ठंडी हवाएँ आती हैं उनको भी कौन रोकता है? हिमालय रोकता है। ये हो गई हिमालय की ज़रूरी चीज़ें कि महत्वपूर्ण क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, शुरू से बात करते चलते हैं कि ट्रांस हिमालय क्या है, महान हिमालय क्या है, मध्य हिमालय क्या है और शिवालिक श्रेणी क्या है। तो एक तरफ से जब हम बात करते हैं तो आते हैं हम सबसे पहले ट्रांस हिमालय पे। ट्रांस हिमालय की जो सबसे पहली श्रेणी है, सबसे पहली श्रेणी, उसे हम कहते हैं काराकोरम। काराकोरम श्रेणी पे ही एक चोटी है जिसका नाम है K2। इसे हम गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? गॉडविन ऑस्टिन। इसे हम गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। तो काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है K2। ये बात हम ट्रांस हिमालय की कर रहे हैं। काराकोरम, कैलाश, लद्दाख, जास्कर, ये सब ट्रांस हिमालय के पार्ट हैं और ट्रांस हिमालय आपको मैंने बता दिया कि हिमालय से पहले ही था ये। फिर काराकोरम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे K2 हो गई। अब उसके बाद दूसरी जो श्रेणी है वो कैलाश श्रेणी है, तीसरी श्रेणी है लद्दाख और चौथी श्रेणी है जास्कर। आपसे कभी कभी प्रश्न कैसे पूछेगा, चाहे यूपी PCS हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं, तो कभी कभी पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा ट्रांस हिमालय का पार्ट नहीं है, इनमें से कौन सा ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है। तो वो क्या करेगा, आपको दे देगा काराकोरम, कैलाश, लद्दाख, जास्कर हटा दिया उसने, एक पार्ट महान हिमालय दे दिया या कोई चोटी लिख दी, कुछ भी उसने चौथा ऑप्शन लिख दिया। तो आप क्या करोगे कि आपको ये पहले से पता होना चाहिए कि ये जो चार चीज़ें हैं, मतलब ये जो चारों हैं, ये किसके पार्ट हैं? ये हैं ट्रांस हिमालय के पार्ट। समझ में आ रहा है ना? ये चारों ट्रांस हिमालय के ही पार्ट हैं। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे अब कोई कन्फ्यूज़न बचा है कि हिमालय पहले था तो हिमालय से पहले ये सब चीज़ें थी। समझ में आ रहा है ना?
तो ये चारों चीज़ें हमें लगता है कंफर्म हो गई होंगी। अब इसके बाद हम आते हैं महान हिमालय पे। महान हिमालय की बात करते हैं। महान हिमालय में पूर्वी छोर, जैसा कि मैंने आपको बताया था, नंगा पर्वत से स्टार्ट होता है। नंगा पर्वत के बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो कामेत पर्वत मिलेगा, नंदा देवी मिलेगा, त्रिशूल मिलेगा। ये 3 पर्वत यहाँ पे मिलेंगे आपको। उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो फिर धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है, माउंट एवरेस्ट है, मकाऊ है, कंचनजंगा है। अब ये तो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी, आप सभी को पता है कि पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट है, 8,848 मीटर। 8,850 कहीं कहीं लिखा हुआ है, लेकिन अभी तक जो मान के चला जा रहा है वो 48 हमेशा मान के चला जा रहा है, ठीक है। उसके बाद ये धौलागिरी, अन्नपूर्णा तिब्बत से लेके सब नेपाल में है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो आ जाते हैं कंचनजंगा पे। कंचनजंगा चोटी जो है वो पूर्ण रूप से भारत में नहीं है। कंचनजंगा पूर्ण रूप से भारत में नहीं है, ये सिक्किम और ऊपरी बॉर्डर पे है, तो इस वजह से कंचनजंगा को हम पूरी तरीके से भारत में नहीं कहते। 3 क्वेश्चन इसमें से बनते हैं, किस तरीके चोटियाँ आती हैं, तो मैं अभी आपको कंफर्म करूंगा। उसके बाद आगे जाते हैं तो नामचा बरवा है जो कि चाइना में चली जाती है। फिर नीचे आते हैं तो 1 नंबर पर मैंने लिखा हुआ है पटकोई ब्रूम। पटकोई ब्रूम भी हिमालय की ही पर्वत की चोटी है। दूसरी चीज़ आती है नागा पहाड़ी जो कि नागालैंड में है, ये भी हिमालय की है। फिर तीसरी चीज़ आती है मिजो हिल्स लुसाई पहाड़ी, ये मिज़ोरम में है। फिर बात करते हैं अराकान योमा, म्यांमार में है। चौथी चोटी जो है इसको हम बाहर करके यहाँ से लिखते हैं तो ये है म्यांमार में अराकान योमा। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे ये है कि हिमालय जो है वो यहाँ तक ख़त्म तो हुआ नहीं, ख़त्म तो हो गया, लेकिन क्या हुआ कि अगर इसी सीध में आप आओगे तो जब यहाँ से थोड़ा सा ऐसे नीचे आओगे तो यहाँ पे है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। समझ में आ रहा आपको? तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से लीगल नहीं है, लेकिन हाँ ये सच है कि अंडमान निकोबार द्वीप जिस तरीके से समुद्र तट में इतना ऊंचा है जो कि भारत में है, वो हिमालय का ही भाग है। नीचे नीचे अगर देखा जाता है तल समुद्र का, जो छोटी छोटी चीज़ें बीच तक पाई जाती हैं और लास्ट में वो जाके अंडमान निकोबार को ऐसे जोड़ देती हैं, तो अंडमान निकोबार द्वीप कहीं ना कहीं हिमालय का ही भाग रहा होगा, ठीक है। जहाँ तक मैंने बात की महान हिमालय की, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि महान हिमालय में क्या क्या है, क्या क्या नहीं। महान हिमालय की कुछ और चोटियाँ हैं, जैसे कि महान हिमालय में बद्रीनाथ है, केदारनाथ है। ये दोनों चोटियाँ भी महान हिमालय में ही है। यानी मैं लिख देता हूँ, महान हिमालय में बद्रीनाथ भी है, ठीक है, बद्रीनाथ और केदारनाथ, ये दोनों चोटियाँ भी महान हिमालय में ही हैं। समझ में आ रहा है ना आपके कि बद्रीनाथ और केदारनाथ दोनों चोटियां हैं, ये भी महान हिमालय की ही चोटियां हैं। और इसका एक और अच्छा फैक्ट है कि महान हिमालय की 40 चोटियां, लगभग 40 चोटियां जो हैं वो 7,000 मीटर औसत ऊंचाई की हैं। समझ में आ रहा है ना आपके कि महान हिमालय की जो चोटियां, इतनी ज़्यादा चोटियां, सबके बारे में तो हमको ज़रूरत ही नहीं जानने की, ना पता है। कुछ इंपॉर्टेंट जो आती हैं वो यहाँ नोट कर दी गई हैं और वही पूछी जाती हैं। और 40 चोटियाँ ऐसी हैं जो 7,000 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई रखती हैं, यानी औसत ऊंचाई इसकी 7,000 मीटर आप कह सकते हैं। फिर बात करते हैं हम, अगर महान हिमालय की बात यहाँ समाप्त हो जाती है तो बात करते हैं हम बीच के मध्य हिमालय की, ठीक है। तो मध्य हिमालय में अगर जब हम आते हैं तो मध्य हिमालय को पीर पंजाल श्रेणी कहा जाता है, धौलाधर कहा जाता है, नाग टिब्बा कहा जाता है। भारत में ही इसके 3 नाम हैं, ठीक है, ये भारत में कहा जाता है इसको। अब यहाँ फिर आते हैं तो नेपाल में इसको क्या कहा जाता है, महाभारत कहा जाता है। मध्य हिमालय को नेपाल में क्या कहा जाता है, महाभारत कहा जाता है। और ये आके भारत में ही यहीं पे समाप्त हो जाता है। मध्य हिमालय की हम बात करते हैं तो अच्छा, अब मध्य हिमालय में कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं। समझ में आ रहा है? मध्य हिमालय में कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं। वो चीज़ें अच्छी क्या हैं मैं आपको बताता हूँ। मध्य हिमालय की जो विशेषताएं हैं, जहाँ तक मुझे पता आप लोगों को ये समझ गए होंगे कि हिमालय की लंबाई 2500 किलोमीटर, हिमालय की चौड़ाई इतनी है और हिमालय की ऊंचाई, औसत ऊंचाई इतनी है। अब हम इसको थोड़ा सा मिटाते हैं ताकि हम मध्य हिमालय की बात यहाँ पे अच्छे से कर सकें। मध्य हिमालय की बात हम यहाँ पे करते हैं। मध्य हिमालय में धौलाधर
धौलाधर श्रेणी जो है, धौलाधर में ही मसूरी भी है, धौलाधर में ही नैनीताल भी है, धौलाधर में ही डलहौजी भी है, और धौलाधर में ही दार्जिलिंग भी है, और यहीं पर धर्मशाला भी है। धर्मशाला का नाम आप लोगों ने सुना होगा, वहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम, बहुत खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम है धर्मशाला में। ठीक है, तो क्या क्या है यहाँ पे, मध्य हिमालय के धौलाधर में शिमला भी है, मसूरी भी है, दार्जिलिंग भी है। ठीक है, शिमला भी है, मसूरी भी है, दार्जिलिंग भी है, धर्मशाला भी है। यूं कहें हम सीधे सीधे तो जितने पर्यटन स्थल हैं, जितने खूबसूरत पर्यटन स्थल हैं, वो सारे कहाँ पे हैं, वो सारे मध्य हिमालय में ही हैं। ठीक है, तो ये जितने पर्यटन स्थल हैं, अच्छा डलहौजी भी यहीं पे है, क्या डलहौजी, तो ये सब चीज़ें कहाँ पे हैं, मध्य हिमालय में हैं। तो मध्य हिमालय की विशेषता अगर देखा जाए तो यही है कि मध्य हिमालय बड़ा ही खूबसूरत हिमालय है, हिमालय की श्रेणी है, और मध्य हिमालय में जितने भी खूबसूरत पर्यटन स्थल हैं वो यहीं पे हैं। समझ में आ रहा है आपके? तो मध्य हिमालय में ही जितने पर्यटन स्थल हैं वो यहीं पे हैं। हाँ, एक और बहुत अच्छी चीज़ है मध्य हिमालय में, आपने नाम सुना होगा, अक्सर बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है मध्य हिमालय में, इसको आप नोट करते चलिएगा या तो बाद में बैक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, फिर मध्य हिमालय में मेन चीज़ जो है वो मैं कुछ बताने जा रहा था आपको कि हाँ बहुत क्वेश्चन आता है, वो क्या है, अल्पाइन चारागाह का आपने नाम सुना होगा। अल्पाइन चारागाह ये मध्य हिमालय का ही भाग है। इसके बाद इसी को गुलमर्ग कहा जाता है। क्या मर्ग या गुलमर्ग कहा जाता है, कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में। और इसी को बुग्याल और प्यार कहा जाता है, कहाँ पे, उत्तराखंड में। समझ में आ रहा है आपको? उत्तराखंड में इसको ये कहा जाता है। समझ में आ गया? तो मध्य हिमालय की जो हम बात कर रहे थे वो यही पे है कि पीर पंजाल, धौराधर, नागटिब्बा और महाभारत, यानी ये तीन चीज़ें भारत में इसको कहा जाता है, और महाभारत इसको नेपाल में कहा जाता है। जितने खूबसूरत स्थल हैं, पर्यटन स्थल है, सब यहीं पे हैं। और उसके बाद बात करते हैं तो अल्पाइन चारागाह जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है अल्पाइन चारागाह कहाँ है, क्या है इसकी विशेषता है। तो इसकी विशेषता यही है कि यहाँ पर चारागाह है, और इसको मर्ग या गुलमर्ग के नाम से जम्मू कश्मीर में जाना जाता है, और बुग्याल और प्यार के नाम से इसको उत्तराखंड में जाना जाता है। तो ये बात हो गई मध्य हिमालय की। एक और फैक्ट है, बड़ा इम्पॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। वो फैक्ट ये है कि ट्रांस हिमालय मतलब हम बात कर रहे हैं इस हिमालय की, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच का जो जोन है, इस जोन की हम बात कर रहे हैं। इस जोन को हम इंडो सांगपो सचर जोन कहते हैं। ठीक है, इंडो सांगपो सचर जोन कहते हैं इस जोन को। फिर बात करते हैं हम महान हिमालय और लघु हिमालय, यानी महान हिमालय और लघु हिमालय की। तो इसके बीच के पार्ट को हम मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहते हैं। फिर बात करते हैं लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय की। तो लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच की बात है तो इसको कहते हैं हम मेन बाउंड्री फॉल्ट, इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेन बाउंड्री फॉल्ट कहा जाता है। आप लोग इस पूरे फिगर का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं सामने से हट जा रहा हूँ, एक बार इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि ये आपके बहुत काम आएगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शिवालिक श्रेणी की। तो शिवालिक श्रेणी की जब हम बात करते हैं तो शिवालिक श्रेणी में कुछ अभी खास नहीं है, लेकिन इसमें कुछ विवादित चीज़ें ज़रूर हैं कि शिवालिक श्रेणी यहाँ से शुरू हुई है, यहाँ पे ख़त्म हो गई है। लेकिन कुछ विद्वानों का कहना है कि शिवालिक श्रेणी यहाँ ख़त्म ना होके शिवालिक श्रेणी अरुणाचल प्रदेश तक जाती है। ठीक है, और शिवालिक श्रेणी जो है वो हिमालय का सबसे नवीनतम भाग है, यानी हिमालय का सबसे नवीनतम भाग कौन सा है तो वह है शिवालिक श्रेणी। और जब इंडो चाइना और यूरेशियन प्लेट अब जब खिसक रही धीरे धीरे या खिसकेगी, जैसी भी होता है, तो जो बढ़ेगी वो शिवालिक श्रेणी ही बढ़ेगी सबसे ज़्यादा। यानी नवीनतम हिमालय कौन सा है वो शिवालिक श्रेणी है। ठीक है, और हिमालय से निकलने वाली नदियाँ
लंबवत घाटी जो बनाती हैं वो भी कहाँ पे बनाती हैं, शिवालिक श्रेणी में ही बनाती हैं। उसके आगे अगर हम बात करते हैं तो ये हिमाचल प्रदेश तक की हमने बात कर ली है कि हिमाचल प्रदेश तक फैली हुई है, लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश तक जाती है, जबकि अभी जो भी चीज़ें आयोग में हैं वो सिर्फ इतनी हैं और यहीं तक की हैं। ये इतनी बातें हम लोगों को शायद मुझे लगता है आप लोगों के अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि कहाँ से क्या शुरू हुआ था, कहाँ से क्या ख़त्म हुआ था। मैंने बात कर ली उसकी, और फिर पूरी चीज़ें ट्रांस हिमालय के बारे में आपको अच्छे से समझा दिया गया। महान हिमालय क्या है, मध्य हिमालय क्या है और शिवालिक श्रेणी क्या है। महान हिमालय सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि नंगा पर्वत शुरू होता है, फिर कामेत, नंदा देवी, त्रिशूल, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, मकाऊ, कंचनजंगा, नामचा बरवा, ये सब यहीं पे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। कभी आपसे पूछ लिया कि इसमें से कौन सा महान हिमालय का भाग नहीं है, तो उसने दे दिया कि कामेत, नंदा देवी, त्रिशूल, चौथा ऑप्शन धौलाधर उठा के दे दिया, तो आप समझ जाइएगा कि धौलाधर नहीं है। कभी कभी मिलान करने के लिए भी पीसीएस के क्वेश्चंस में दे देता है, तो वहाँ पे भी आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि सारी चीज़ें आपके अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि ट्रांस हिमालय कहाँ पे है। ट्रांस हिमालय में मुझे याद आ गया कि ट्रांस हिमालय में 2-3 चोटियाँ हैं जो मेन हैं, वो भी पूछी जाती हैं। तो ट्रांस हिमालय की ऊंची चोटियों की भी हम बात कर लेते हैं अभी कि ट्रांस हिमालय किसकी बात करने जा रहे हैं हम, ट्रांस हिमालय की। इसमें है 2-3 श्रेणी है। कौन कौन सी इसमें, हिंडन है, ब्रैड पीक है और गसेर ब्रूम है। कौन कौन सी है, हिंडन है, हिंडन श्रेणी है, हिंडन श्रेणी, और दूसरी है ब्रैड पीक है, ओके, और थर्ड है गसेर ब्रूम, इसका नाम है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछ लिया जाता है ये किसकी श्रेणी है। और होता क्या है कि आदमी कन्फ्यूज़न में समझता है जो भी चोटियाँ ऊंची ऊंची हैं वो ज़्यादातर तो कहाँ पे हैं, वो ज़्यादातर हैं महान हिमालय में, और कन्फ्यूज़न में आप महान हिमालय मार देते हैं टिक में, और आंसर क्या होता है, ट्रांस हिमालय का होता है। ठीक है, तो इसकी ऊँचाई जो है वो है 8068 मीटर इसकी है, 8047 मीटर, 8047 मीटर इसकी है, और 8035 मीटर इसकी है। ये श्रेणियाँ जो हैं कहाँ की हैं, ये हैं ट्रांस हिमालय की श्रेणियाँ। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाती हैं क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूज़न पैदा करती हैं, इसलिए क्योंकि आदमी समझता क्या है कि ये जो श्रेणियां हैं ये होंगी महान हिमालय की, जबकि ये हैं कहाँ की, ट्रांस हिमालय की। तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है कि तीनों श्रेणियां कहाँ से हैं। समझ में आया, इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी मुझे लगता है अच्छे से आप लोगों के। और अब बात करते हैं कि जो बहुत ही फैक्ट क्वेश्चन है 3, वो ऐसे पूछे जाते हैं कि वहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो बाद में क्या होता है कि चलो आंसर की चैलेंज कर दी जाए। हालांकि लोक सेवा आयोग में अभी अच्छी चीज़ें नहीं होता है, अगर छोटी छोटी परीक्षाएँ होती तो वहाँ पर बहुत आसानी से ये काम हो जाता है। ठीक है, तो अब जब जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। ठीक, पहला पॉइंट ये हो जाएगा। और दूसरी चीज़ इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी, और भारत की पूर्ण अधिकृत सबसे ऊंची चोटी। भारत की सबसे ऊंची चोटी, और तीसरा है भारत की पूर्ण अधिकृत सबसे ऊंची चोटी। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, इसमें 3 प्रश्न ऐसे बनते हैं कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दूसरा भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तीसरा बनता है भारत की पूर्ण अधिकृत सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है, कंचनजंगा। ठीक है, और भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2, यानी इसको हम कहते हैं गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन इसको कहते हैं। और तीसरी जो है पूर्ण अधिकृत भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो है नंगा पर्वत। ठीक है, सबकी ऊंचाई ऊपर लिखी हुई है, आप लोग उसे देख लीजिएगा। और इसके बाद इस सीरीज़ के आपको सारे वीडियोज़
मिल जाएंगे। हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा। आप अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सिंह क्लास एंड इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि जैसे भी नए वीडियोस अपलोड होते हैं तो आपको उसकी जानकारी ज़रूर मिल जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक तो यार बनता ही है, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा इस वीडियो को और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आगे की जितने भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनेंगे या ये जो सीरीज़ जो चलती रहेगी आपको इन सारी चीज़ों की जानकारी मिलती रहेगी। अगर लाइव क्लासेस होती हैं तो वो भी पता चलेंगी। तो हम फिर से बात करते हैं यहाँ पे कि ये क्वेश्चन बनते कैसे हैं। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कंचनजंगा है। भारत में हिमालय की बात किया इसने इसलिए कंचनजंगा है। और अगर कहा भारत की सबसे ऊंची चोटी तो K2 इसलिए क्योंकि ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है। ट्रांस हिमालय का पार्ट है, हिमालय का पार्ट नहीं है ये। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ आती है भारत की पूर्ण अधिकृत सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो है नंगा पर्वत। समझ में आ गया, ये पूर्ण रूप से इंडिया में है। ये तो बॉर्डर पे है और ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है और इसलिए नंगा पर्वत है क्योंकि पूरी तरीके से भारत में है। हमें लगता है इसमें से अब आपको कोई समस्या नहीं होगी और हिमालय से रिलेटेड जितने भी प्रश्न होंगे वो इसी में से आएंगे, ठीक है। और इसके बाद जो हम बात करते हैं थोड़ी सी कर लेते हैं कि क्या है। देखिए ये जो भारत है यहाँ पे ये LOC है, LOC के नीचे कारगिल है, कारगिल के इधर LAC है, यानी ये चाइना ने इसको अधिकृत करके रखा है और ये POK का पार्ट है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है उसका पार्ट है। इसके बीच में एक जगह है सियाचिन, यही भारत के कब्जे में है। यहाँ पे एक नदी है, इसे कहा जाता है सुरु। ये सुरु नदी पूछ लेता है कारगिल में कौन सी नदी है, यहाँ नहीं, कारगिल में नदी है सुरु। कौन सी नदी है तो आपको बताना होगा कि सुरु ये हिमालय का ही थोड़ा सा भाग है, इसलिए मैंने इसकी बात कर ली है बस, और कुछ है नहीं खास। जितनी भी चीज़ें थी वो आपको सारी चीज़ें बता दी गई। एक छोटा सा डेटा और है वो बता देते हैं कि भारत में कितना क्या है। उसके बाद हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। बात कर रहे थे कि डेटा लिख देंगे, तो एक छोटा सा डेटा है कि भारत में पर्वत कितने % हैं, पठार कितने % हैं और पर्वत पठार मैदान कितने % हैं, पर्वत पठार और मैदान, और तीसरी चीज़ क्या थी, पहाड़ी कितने % हैं, ठीक है। तो पहाड़ी, पर्वत के बाद पहाड़ी लिख देते हैं, पहाड़ी कितने % हैं और पठार कितने % है, ठीक है। तो इनका जो डेटा है वो क्या है आप लोग समझने की कोशिश किया कि 10.8% ये है, मैदान जो हैं वो 43% हैं, अभी ये डेटा निकल के अपने आप आ जाएगा। पठार जो हैं वो हैं 27.6 ये है, और फिर पहाड़ी की बात करते हैं तो 18.6% ये है, ठीक है साथियों। तो हम यहीं पे अपनी क्लास को ओवर करेंगे। और अगर आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया सिंह क्लास इंस्टीट्यूट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपको और वीडियोज़ मिलते जाएंगे। थैंक यू गाइज़।